बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 39 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 39 बहुत ही इंटरेस्टेड है, स्पेशली ये लेसन नंबर 39 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का उन हजरात के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन साइकोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो फोरेंसिक अदारे में काम करते हैं, मतलब कि जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं या फोरेंसिक साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। फर्दर ये कि जो एडवोकेट हैं या फिर जज हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी ये जो लेसन नंबर 39 काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें प्रिजन्स मतलब कि कैदियों के एनवायरनमेंट के हवाले से बताया गया है। तो इन द स्टार्टेड लेसन में बताया गया कि जब हम प्रिजन्स यानी कि जेलों की बात करते हैं ना, तो वहाँ काफ़ी मुश्किल और कन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। अलग अलग लोगों की अपनी सोच होती है कि जेल का पर्पस क्या होना चाहिए और इसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए। और ये जो हमारे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का जो हैंड आउट है ये लेसन नंबर 39 को लेकर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना इसमें ना इम्प्रिजमेंट्स के कम्प्लेक्स कंसेप्ट को ना समझाने में मदद जो है वो दी गई है इस हवाले से, जिसमें हम जेलों की डिफरेंट मॉडल्स, आर्किटेक्चरल आइडियोलॉजीज और इनका इनमेट्स के एक्सपीरियंसेस पर ना क्या असर पड़ते हैं, मतलब कि जो प्रेजेंस है इन पर क्या असर पड़ता है, इस हवाले से ये सब कुछ इस लेसन में ना हम एक्सप्लोर करेंगे। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ इम्प्रिजमेंट्स में मतलब कि कुछ डिफरेंट स्टाइल्स के गोल्स हैं जिसकी वजह से आपस में जो है वो सोच नहीं मिलती। काफ़ी जो लोग हैं जो इस प्रिजन्स को लेकर या जेल्स को लेकर जो काम करते हैं, जिनमें जज हजरात है, एडवोकेट्स हैं, वो पुलिस का महकमा है, इसी तरह जो एडमिनिस्टर का महकमा है और इसी तरह जो कानून साज अदारे हैं, तो सबकी अपनी एक एक सोच है कि जेलों का क्राइटेरिया इस तरह से होना चाहिए, डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए। तो इसमें कन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ इम्प्रिजमेंट्स में आप आमतौर पर इसमें बताया गया कि जेलों का पर्पस अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की वजह से ना कन्फ्यूज हो सकता है, जिसकी वजह से ना सेंटेंसिंग मतलब कि सज़ा देना और रिहेबिलिटेशन मतलब कि दोबारा से सुधारने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इसमें फ़र्क आ सकता है। अब किस टाइप का फ़र्क आ सकता है? डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव्स में बताया गया कि अलग अलग सोच की वजह से जो है ना वो क्या होगा कि जेल में ना काम करने वाले लोग, जजेस, लेजिस्लेटर मतलब कि कानून बनाने वाले, और इनमेट्स मतलब कि जो जेल में काम करते हैं, सब के ना अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। हर किसी का ना अपना व्यू पॉइंट होता है कि जेल का मकसद ये होना चाहिए या जेल का डिज़ाइन ये होना चाहिए, जेल इस पर्पस के लिए बनाई है। तो हर एक का अपना अपना पॉइंट है। ये डिवर्स पर्सपेक्टिव्स की वजह से जो है ना वो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग और कन्फ्यूजन बन रहे हैं। सेंटेंसिंग डिस्पेरिटी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ये एक अलग पर्सपेक्टिव्स की वजह से सेंटेंसिंग में ना फ़र्क पड़ता है, जैसे कि किसी को ज़्यादा सज़ा मिलती है, किसी को कम, और किसी को रिहेबिलिटेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और किसी को नहीं। तो ये सेंटेंसिंग डिस्पेरिटी से मुराद ये है कि सज़ा में फ़र्क आ जाता है। और जाहिर सी बात है क्यों फ़र्क आता है, जब जज अपनी सुना रहा होगा, वकील अपनी सजा सुना रहा होगा, कानून साज अदारे अपने सुना रहे होंगे और उस एनवायरनमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ और होगा। तो इससे क्या होगा कि कैदी जो अगर रिहैब होने के लिए गया तो और ज़्यादा जो है वो मतलब कि रिहैब होने के बजाय और ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में शिकार हो जाए, जिससे क्या होगा कि वो स्ट्रेस या एंग्जाइटी में आकर और ज़्यादा जो है वो जुर्म करे। तो इस हवाले से जो है ना वो फिर सेंटेंसिंग डिस्पैरिटी हो जाती है, सज़ा में फ़र्क आ जाता है। फिलोसफिकल मॉडल ऑफ इम्प्रिजमेंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि अब हम कुछ ना फिलोसफिकल मॉडल्स ऑफ इम्प्रिजमेंट्स के बारे में जानेंगे जो प्रिजन से डिज़ाइंस पर असर डालते हैं। अब कौन कौन से मॉडल है? सबसे पहले है सुमर मॉडल्स, मतलब कि रॉबर्ट सुमर का मॉडल। रॉबर्ट सुमर ने इम्प्रिजमेंट्स के ना कई मॉडल्स को ना एक्सप्लेन किया था। अब कौन कौन से जो थे, इन्होंने रॉबर्ट सुमर ने इम्प्रिजमेंट्स को लेकर, कैदियों को लेकर जो है वो मॉडल्स बनाए थे। नंबर 1 पे है डिटरेंस। अब ये मॉडल क्या कहता है, मतलब कि रॉबर्ट सुमर का ये नंबर 1 जो मॉडल है ये क्या कहता है? इस मॉडल में ना ज़्यादा सिक्योरिटी और कंट्रोल होता है इस मॉडल के मुताबिक। जो दूसरा जो मॉडल है वो है रिहेबिलिटेशन है, मतलब कि इस मॉडल में लोगों को सुधारने और अपनी लाइफ ना इम्प्रूव करने की जो है ना इम्प्रूव करने के लिए हेल्प की जाती है इस मॉडल के मुताबिक। रेट्रीब्यूशन से जो है मतलब कि बदला लेने का जो मॉडल है ये भी रॉबर्ट सुमर ने डिज़ाइन किया था।
तो इस मॉडल में ना इनको सजा दी जाती है जो गलत काम करते हैं रिट्रीब्यूशंस के मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक। इंटीग्रेशंस भी मॉडल है, मतलब कि दोबारा जो है वो माशरे में शामिल करने का जो मॉडल है, दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में एक किस्म की नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन रखने का ये मॉडल जो है ना वो इंटीग्रेट करता है इंसान को। इसमें ना प्रिजनर्स जो होता है ना, मतलब कि जो कैदियों को सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाता है प्रैक्टिकली तौर पर इस मॉडल के मुताबिक। फिर उसके बाद हर मॉडल का ना अपना एक डिज़ाइन और मैनेजमेंट का ना अपना अप्रोच होता है। जैसे कि अगर डिटरेंस मॉडल फॉलो हो ना तो सिक्योरिटी फीचर से ज़्यादा होंगे। अगर रिहेबिलिटेशन मॉडल फॉलो होगा तो एजुकेशनल और वेकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जबकि इसके बरक्स हो रहा होता है सब कुछ। ओके, आर्किटेक्चरल एडेप्टेशंस के बारे में भी आप स्टूडेंट्स को बताया गया। तो प्रिजन्स का डिज़ाइन हर मॉडल के हिसाब से ना अलग होता है। अगर इंटीग्रेशन का मॉडल हो तो वहाँ ना एजुकेशनल वर्कशिप और वेकेशनल ट्रेनिंग एरियाज हो सकती हैं, जबकि अगर डिटेंस मॉडल हो तो सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लाइफ इनसाइड प्रिजन्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जेल के अंदर के ना लाइफ का समझना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जेल की जो लाइफ होती है उसको समझना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट्स और प्रिजन्स के इन्वायरमेंट्स को ना कंपेयर करते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि दोनों के डिज़ाइन में क्या डिफरेंसेस होता है। हॉस्पिटल वर्सेस प्रिजन्स एनालॉजीज में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जेल का डिज़ाइन कंटेनमेंट और कंट्रोल को ना सिंबलाइज करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हॉस्पिटल में भी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन प्रिजन्स में ना रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती है और पर्सनल स्पेसेस भी लिमिटेड होते हैं। हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल अलाइनमेंट में आपको बताया गया है कि पुरानी जेल की आर्किटेक्चरल या आर्किटेक्चर में ना डिटरेंस और रिट्रीब्यूशंस फिलोसफीज फॉलो की जाती है। इस वजह से ना जेल का डिज़ाइन इम्प्रिजनल और रिस्ट्रिक्टिव होता है। मॉडर्न अप्रोचेस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि आजकल की जेल डिज़ाइन में ना रिडक्शंस, रिफॉर्म और इंटीग्रेशंस को ना प्रमोट करने के लिए न्यू अप्रोचेस जो है वो अपनाई जाती हैं, जैसे कि न्यू जर्सी के लीसबर्ग प्रिजन्स की एग्जांपल है, जहां हमने और रिहेबिलिटेशन फीचर्स रखे गए हैं ताकि ना वहाँ की प्रिजनर्स का ना एक्सपीरियंसेस बेहतर हो सके। ओवरऑल अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ना, इसमें बताया गया कि प्रिजन्स का डिज़ाइन और उनके पर्पस कितना कम्प्लेक्स है। जेल का डिज़ाइन फिलोसफिकल या फिलोसफी से सेंटेंसिंग और रिहेबिलिटेशन अपॉर्चुनिटी सब एक दूसरे से ना कनेक्टेड है। हर प्रिजन्स का डिज़ाइन से इसको फॉलो किया जाने वाला मॉडल पर डिपेंड करता है। अब किस किस टाइप का मॉडल जो है वो फॉलो किया जा रहा है उसके मुताबिक ही डिज़ाइन जो है वो जेल का बनेगा। हमने ये भी देखा है कि मॉडर्न अप्रोचेस में ना प्रिजनर्स को रीएडुकेट और रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, री एजुकेट से मुराद ये है कि दोबारा से उसकी ज़िंदगी को ना एजुकेट करके उसको ज़िंदगी को रिफॉर्म करना, बहाल करना। तो मॉडर्न अप्रोचेस में क्या होता है कि री एजुकेट और रिफॉर्म किया जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे ना हमने और रिहेबिलिटेशन एनवायरनमेंट के लिए ना डिज़ाइन किया जा रहा था, जिससे ना हमारे रिहेबिलिटेशन एनवायरनमेंट के लिए ना डिज़ाइन किया जा रहा था। तो ये सब कुछ जो है ना वो ज़रूरी होता है जेल्स में प्रिजन्स के लिए। एम्पिरिकल इंसाइट्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एम्पिरिकल फाइंडिंग्स का मतलब है कि वो रिजल्ट जो रिसर्च और स्टडीज की बेसिस पर समझ में आती है। नीचे कुछ स्टडीज और इनके रिजल्ट एक्सप्लेन किए गए हैं और सबसे पहले है गिलबर्ट स्टडी इन 1972। इसकी स्टडी के मुताबिक ये बताया गया कि गिलबर्ट ने बताया कि प्रिजन्स इन्वायरमेंट में ना इनमेट्स मतलब कि कैदियों की मूवमेंट्स को ना कंट्रोल करना इनके सेल्स के साइज से ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद सुमर की रिसर्च स्टडी जो कि 1972 में हुई थी, तो सुमर ने हाईलाइट किया कि ओवर क्राउडिंग मतलब कि जो हजूम वाले होते हैं ना एरियाज,
प्राइवेसी की कमी और सेंसरी डेप्रीवेशंस, मतलब कि महसूसात को कैद करने वाले जो चीज़ें होती हैं ना, कैदियों के लिए मुश्किलें बढ़ा देती हैं, और ये सब चीज़ें ना इनकी ज़िंदगी पे नेगेटिव असर डालती हैं। आगे है लग्जमबर्ग का एनालिसिस जो कि 1977 में हुआ था। तो इनकी रिसर्च स्टडी के मुताबिक इन्होंने बताया कि लग्जमबर्ग ने देखा कि मॉडर्न प्रिजन्स मतलब कि नई जेलें जो है ना, मैक्सिमम सिक्योरिटी के डिज़ाइंस को, नेगेटिव इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनका सक्सेस जो है ना, कामयाबी का जो सिम्टम्स हैं या कामयाबी की जो अलामात हैं अलग अलग होती हैं। पाउलस एंड कोलीग्स ने क्या तलाश किया अपनी स्टडी में, तो देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि इन्होंने पाया कि सिंगल या डबल ऑक्यूपेंसी सेल्स, मतलब कि एक या दो लोगों के लिए ना सेल्स में कैद होने वाले इनमेट्स, मतलब कि कैदी जो है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और इन्हें ना क्राउडिंग का इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना ज़्यादा क्राउडेड सेल्स में होता है। ज़्यादा क्राउडेड सेल्स में ना रहने वाले लोग ना ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं और इन्फर्मरी में ज़्यादा वक़्त गुजारते हैं। उसके बाद है शेफर्स, बॉम, पॉलिस एंड गेस की जो रिसर्च जो थी, इन्होंने क्या डिस्कवर किया 1988 में। इन्होंने देखा कि अगर प्रिजन सेल्स को ना क्यूबलेस में पार्टीशन से कर दिया जाए ना, तो इनमेट्स का स्ट्रेस कम हो जाता है। स्ट्रेस को मेजर करने के लिए ना यूरिनरी कैटेकोलोमाइन लेवल्स को देखा गया था इन्होंने। उसके बाद फिर 1988 में वैनर और कीज की रिसर्च है। तो इन्होंने अपनी रिसर्च में ये तलाश किया कि अगर सेल्स पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाए तो इनमेट्स से ज़्यादा क्राउडेड महसूस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनमेट्स वर्ड है, इनमेट्स मतलब कि कैदी, ठीक है। तो इनमेट्स जो है ना वो ज़्यादा क्राउडिंग महसूस करते हैं, ज़्यादा सिक कॉल्स करते हैं और ज़्यादा आइसोलेटेड बिहेवियर शो करते हैं। 1986 में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इन्होंने देखा कि जेल में वायलेंस का असर हाई डेंसिटी के साथ लिंक होता है, लेकिन ये कोग्निटिव कंफ्यूजन या टेंशन की वजह से नहीं बल्कि ना कंट्रोल के इश्यूज की वजह से होता है। ओवरऑल रिसर्च ये भी दिखाती है कि क्राउडेड और पुअरली डिजाइन प्रिजन्स में ना इनमेट्स का स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज बढ़ जाता है। ज़्यादा फोकस जो है ना वो कोऑपरेटिव और रिहेबिलिटेटिव इन्वायरमेंट्स बनाने पर होना चाहिए। केस स्टडी आप स्टूडेंट्स को दिया गया है, तो इस केस में ना चार्ल्स की एग्जांपल दी गई है जो सिटी प्रिजन्स में ना कैद है। ये एग्जांपल हमें समझाने में मदद करती है कि जेल का डिज़ाइन और इन्वायरमेंट कैदियों के बिहेवियर और इनकी रिफॉर्मेशंस पर क्या असर डाल सकता है। चार्ल्स के केस में ये हुआ कि चार्ल्स जो है ना वो 34 साल का शख्स है, मतलब कि इसकी जो चार्ल्स की एज है वो 34 है, और 25 MPa जोन में 21 MPa की स्पीड से ना गाड़ी चला रहा था। 41 MPa की स्पीड्स में ना गाड़ी चला रहा था, मतलब कि 25 का जोन था मिली पर हॉर, माइल्स पर हॉर के हिसाब से, जबकि इसने 41 माइल्स पर हॉर की स्पीड्स में ना गाड़ी फुल रफ्तार में चला रहा था, जिसकी वजह से ना उसे अरेस्ट किया गया था और इसकी गाड़ी से ना थोड़ा कोकीन भी मिला था, मतलब कि ड्रग्स मिला था, जिसकी वजह से ना इलिसिट ड्रग पोसेशंस का चार्ज भी लगा था चार्ल्स पर, और चार्ल्स को 2 साल की सजा हुई थी और वो सिटी प्रिजन्स भेजा गया था। प्रिजन एक्सपीरियंस किस तरह से चार्ल्स ने फील किया, तो चार्ल्स को ना एक ऐसे सेल्स में रखा गया जो 2 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था, और लेकिन कभी कभी ना इसके सेलमेट्स के ड्यूरेशन 3 दिन से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक होती थी। जेल में चार्ल्स ने न्यू ड्रग डीलर्स और ड्रग यूज़ करने का तरीका भी सीखा था, मतलब कि ड्रग्स डीलर्स का जो कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गए थे चार्ल्स को। फर्दर ये हुआ था कि उसको ड्रग्स कैसे यूज़ करते हैं उसको मज़ीद तरीके मिल गए थे अपने सेलमेट से, जो पहले उसे नहीं पता थे चार्ल्स को। इस बात से ये सवाल उठाया गया कि क्या जेल का डिज़ाइन इनमेट्स को क्रिमिनल बिहेवियर सिखाने पर मजबूर करता है। लो जी,
रिहैब होने के बजाय, ज़िंदगी सुधारने के बजाय उसने मज़ीद कुछ नया चार्ज उसने सीख लिया। तो ये सवाल उठता है। ओवरऑल ये समझना ज़रूरी है कि जेल का डिज़ाइन सिर्फ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स का मसला नहीं है, बल्कि ना फिलोसफीज और गोल्स को प्रमोट करना भी होता है, जैसे कि रिहेबिलिटेशंस और इंटीग्रेशंस। और ये टॉपिक इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस के स्टूडेंट्स के लिए ना इम्पोर्टेंट है, ताकि ना वो प्रिजन रिफॉर्म्स को ना बेहतर समझ सकें। और ये सब कुछ जो है वो आपको कंक्लूजन में बता दिया गया है। अगले लेक्चर में हम एजुकेशन इन्वायरमेंट के बारे में ना बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब इस लेसन का मैं ओवरव्यू दे दूं पेपर पॉइंट व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पेपर पॉइंट व्यू से जाहिर सी बात है कि जो सोमर रॉबर्ट्स की या रॉबर्ट सोमर्स की जो मॉडल्स हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें से किसी भी मॉडल्स को उठाकर आपसे पूछा जा सकता है। और आर्किटेक्चरल अडेप्टेशन से किस तरह से मॉडल ऑफ इम्प्रिजनमेंट्स में या फिलोसफिकल मॉडल ऑफ इम्प्रिजनमेंट्स के नाम बताएं तो सुमर या रॉबर्ट सुमर के जो मॉडल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चरल अप्रोचेस अडेप्टेशन कैसे होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इनसाइड प्रिजन्स, खाली ये हाईलाइट किए जो पॉइंट है उनको याद रख लीजिएगा, और फर्दर ये कि इनको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। जैसे कि मॉडर्न अप्रोचेस क्या है, मॉडर्न अप्रोचेस में बस ये बताया गया कि सिर्फ एजुकेट करके रिफॉर्म करना, उनकी ज़िंदगी को दोबारा से इंटीग्रेट करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। तो एजुकेट करना, एजुकेशन देना, ये मॉडर्न अप्रोचेस है। बस बाकी जो हॉस्पिटल वर्सेस प्रिजन अप्रोचेस या एनालॉजिस में यही होता है कि डिज़ाइन को देखा जाता है। हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल अलाइनमेंट ये होता है कि जो ट्रेडिशनल प्रिजन्स होते हैं ना, जदीद जो कैदी होते हैं या कैद खाने होते हैं, वो उनको अलाइन किया जाता है कि वो किस तरह से जो है वो रिस्ट्रक्ट कर सके इन्वायरमेंट्स को जो इनमेट्स के लिए हो, मतलब कि दोबारा से उनको बहाल किया जा सके जो पुराने जो है वो कैद खाने उनको लेकर। इंपीरिकल इंसाइट्स को लेकर भी आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। ओवरऑल इसको हाईलाइट जितने भी किए हुए पॉइंट हैं इनको लाजमी तौर पर जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, ताकि ज़हन नशीन कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ इम्प्रिजमेंट्स बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो ही पॉइंट है, डिवर्स परस्पेक्टिव्स और सेंटेंसिंग डिस्पैरिटी है। मतलब कि अलग अलग सोच है और प्लस डिवर्स पर्सपेक्टिव्स मतलब कि अलग अलग सोच है। फर्दर और सेंटेंसिंग डिस्पैरिटी मतलब कि सज़ा में फ़र्क के हवाले से। तो ओवरऑल ये था इम्पोर्टेंट ओवरव्यू। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है आप स्टूडेंट से। तो मेरी अब जाते हैं आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को। अगर आप ये टिकटॉक में वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली जो है ना वो आप यूट्यूब चैनल को मतलब कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। और सिर्फ आपने यूट्यूब खोलना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, आपको चैनल शो हो जाएगा, तो देन आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आपके साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के सपोर्ट करें। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट दिया है, तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का 1 मिलियन जो टारगेट है सब्सक्राइब करने का या सब्सक्राइब करवाने का, तो ये इसमें आप भरपूर साथ दे, हेल्प करें ताकि ये टारगेट अचीव हो सके 2025 के एंड तक। अगर चाहिए लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन ये है कि आप स्टूडेंट्स के या कोई भी जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं सपोर्ट करने से ही जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।